आचार्य जी 2026 की भविष्यवाणी कर सकते हैं? दो 2025 से भी भयानक 2026 होने वाला है। अभी तो आने वाले समय में कई देश जलमग्न होंगे। डेस्टिनी आपसे और प्रारब्ध आपसे लेगा टेट फॉर टेट। तो क्या हम ये इस तरह कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं? कलयुग तो चल ही रहा है और कलयुग भी जब अपना बैलेंस करेगा, 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है, तो 4,32,000 वर्ष हमें चलना है, तो पाप तो बढ़े। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर पंचायत ऑफ पंचायती विद प्रियंका। और आज हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य जी पवन शर्मा। ये IARC के चेयरपर्सन हैं और प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ हैं। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है पवन जी, आचार्य जी आपका हमारे इस पंचायती में। नमस्कार नमस्कार प्रियंका जी। सर, आज हम चर्चा करने वाले ज्योतिष के बारे में। तो ये ज्योतिष क्या है? देखिए प्रियंका जी, ज्योतिष तो विज्ञान है और ज्योतिष के बारे में अपन कहें कि ज्योतिष क्या है, तो ज्योतिष साइंस है। ज्योतिष सर्वस्व है। सर्वस्व क्यों है? क्योंकि सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, आकाश है, ग्रहमंडल है, तो सर्वदेवमयम जगत। जिस प्रकार से पूरा संसार है, पूरा ब्रह्मांड है, सब ज्योतिष है। तो ज्योतिष एक विज्ञान है, साइंटिफिक है, प्रैक्टिकल है, ऑथेंटिक है। हमारे जीवन के लिए बहुत सुगम तरीके से हमारी जीवन यात्रा में जितने भी बैरिकेड्स हैं, जितने भी उलझने हैं, पारिवारिक समस्याएं हैं, दाम्पत्य समस्याएं हैं, हमारे फ्यूचर में ब्राइटनेस के लिए या धन संपत्ति वैभव यश कमाने के लिए, एक स्टूडेंट को स्टडी के लिए, एक बिजनेसमैन को उसकी अर्थ की मजबूती के लिए, आगे बढ़ने का साधन या उसके लिए एक अच्छा रास्ता देता है, या जो प्रॉपरली उसे किस वे में जाना है, उसका फ्यूचर का ब्राइटनेस किस में है, ये सारी चीज़ ज्योतिष में है। तो ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा शास्त्र है। और मैं यूँ कहूँ कि ज्योतिष हमारे चारों वेदों का नेत्र है। वेदस्य नेत्र, वेदों का नेत्र ज्योतिष है। ज्योतिष आँख है, हमारी आईज है। तो संसार किससे है? हमारी आँखों से है। तो अब जब आँखों से संसार है तो ज्योतिष से संसार है। आचार्य जी, ज्योतिष के माध्यम से हमारे जीवन में किस तरह से परिवर्तन लाया जा सकता है? देखिए, ज्योतिष से क्या है कि हमारे शास्त्रों में हमारे 4 वेद हैं, 6 शास्त्र, 18 पुराण है। तो ज्योतिष जो हमारा ग्रंथ है, भारतीय ज्योतिष जो है, वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन करेगा, इसके लिए हमें ज्योतिष को समझना होगा। और ज्योतिष को समझ करके जो ऑथेंटिक ज्योतिषाचार्य हैं उनसे हमें सलाह लेनी होगी, एडवाइजरी लेनी होगी, क्योंकि ज्योतिष से सब कुछ संभव है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और वो पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, तो ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये स्टडी में तो कमज़ोर है, किसी सब्जेक्ट में वीक हो सकता है, लेकिन पूरी लाइफ के लिए वीक नहीं है। तो उसके जीवन में परिवर्तन कैसे लाया जाए, तो हमें उसके ग्रहमंडल को देखना होगा। अच्छा। उसके होरा को देखना होगा, उसकी जन्म कुंडली को देखना होगा, उसके भविष्य में क्या कौन सा ग्रह उसको गेन करेगा, उस चीज़ को हमें देखना होगा। अब हमारा बुध तो प्रबल नहीं है और हम जबरदस्ती ही बुध संबंधी लाइन में जाना चाह रहे हैं, या हमारा शुक्र बहुत ज़्यादा प्रबल है और हम कार्य हमारे गुरु संबंधी कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति IAS बनना चाहता है,
हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं आईएएस बनूं, लेकिन आईएएस का एक ऑरा है, उसकी जो कुंडली है, उसका जो ग्रह चक्र है जी। वो अलग होगा। उसका शनि कितना प्रबल है ये हमें देखना होगा, उसका गुरु कितना प्रबल है ये हमें देखना होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को टेक्निकल लाइन में जाना है तो हमें उसका शनि ही टेक्निकल स्थिति को लेके जाएगा, बृहस्पति हमें उच्च राजयोग में लेके जाएगा, तो आईएएस, आईपीएस, आरएएस, फिर विधि, लेखन, आरजेएस जिस तरीके के जो होते हैं, तो वो किस तरीके की लाइन में जाएंगे। तो ये सब हम उस जन्म कुंडली के माध्यम से देखते हैं। अमूलचूल परिवर्तन ज्योतिष के माध्यम से ग्रह कुंडली को देख करके, उसके भाग्य भाव को देख करके, उसके सप्तमेश को देख करके, उसके ऐश्वर्य भाव को देख करके, उसके लग्न को देख करके, उसकी महादशाओं को देख करके, उसके नक्षत्र को देख करके, क्योंकि ज्योतिष में जन्म से मृत्यु तक का विवरण है। और ज्योतिष में उसकी वाणी कैसी है, वाणी का ग्रह ओके 70% 80% हमारी बॉडी में वाटर है जी। तो चंद्रमा की कितनी प्रधानता है, शनि की कितनी प्रधानता है, फिर उसके अंग वस्त्र से लेके, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर के उसे क्या पहनना है, क्या उसे खाना है। तभी हम देख लेते हैं 7th हाउस में शुक्र को हमने देख लिया, अगर कोई पाप ग्रह, नीच ग्रह साथ में है तो बता देंगे भाई आपके दाम्पत्य में ये प्रॉब्लम है। अगर किसी का बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ है, शुक्र भी बहुत स्वग्रही स्थिति में बैठा हुआ है, तो कह देंगे कि आप बहुत बड़े व्यापारी हो जाएंगे, आपका ये बिजनेस इस तरीके का चलेगा। तो ऑल ओवर चीज हमारे जीवन की वर्तमान समस्याएं जो आज की स्थिति में आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जी। तीनों ही विशेष रूप से एक सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को हम कल्पना में ले लेते हैं और उन चीज़ों से स्ट्रेस की लाइफ हो गई है लोगों की। जी। तो ज्योतिष में हमें चंद्रमा को देखना है। चंद्रमा कि आपका देखा जाएगा। चंद्रमा कितना अस्थिर है, ओके। लोगों को बेचैनी रहती है, अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं, हाँ। नींद नहीं आती है रात को। तो अपना चंद्रमा पहले तो किस तरह से पता करें कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, और अगर वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग किस तरीके से बनाया जा सकता है? देखिए, जब एक पेशेंट किसी डॉक्टर के पास जाएगा तो उसकी क्रेमेडीज होगी, वो कुछ जांचें कराएगा, इन्वेस्टिगेशंस कराएगा, ब्लड लेगा। जी। और ये भी साइंटिफिक है, आप देखिए कि ब्लड चढ़ाने के लिए भी ब्लड लेना होता है। हाँ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी साइंस डिफरेंट, वहां कोई ब्लड नहीं लेना है, वहां कोई सैंपल नहीं लेना है, वहां आपको किसी मशीन के द्वारा उसका एक टाइमिंग पीरियड इन्वेस्टिगेशंस का जो है उसमें ही वो रिपोर्ट आती है। कई बार उसका कल्चर प्रॉपर नहीं हो पाता है और इन्वेस्टिगेशन भी गलत हो जाती है। लेकिन ज्योतिष में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में आपके पास कुंडली है, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर कुंडली के माध्यम से देखेंगे। अगर किसी के पास जन्म कुंडली का समय प्रॉपर नहीं है, वो प्रश्न लग्न निकाल के देखेंगे। अगर किसी के पास प्रश्न लग्न का की भी व्यवस्था नहीं है तो वर्तमान होरा चक्र से देखेंगे। अगर होरा चक्र भी हमारे पास में नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम उसकी हस्तरेखा से देखेंगे, सामुद्रिक शास्त्र से देखेंगे, हम उसकी पैर की रेखा से देखेंगे, हम उसकी मस्तिष्क की रेखा से देखेंगे। और ये भी अगर हमारे पास नहीं है तो जिसे साइंटिस्ट लोग जो कहते हैं, जो साइकोलॉजी को के डॉक्टर होते हैं, जो लोगों को एडवाइजरी करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं, ऐसे ही व्यक्ति की जो गति है जिसे ऑरा कहते हैं। तो कोई व्यक्ति हमारे पास में आया, उसका ऑरा क्या कह रहा है, अच्छा, वो किस समय पर हमारे पास में आया जी। क्योंकि ऑल ओवर तो कालचक्र ही है। सब कुछ गणना, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा से ज्योतिष की गणना प्रारंभ है। सूर्य उदय से लेकर के, सूर्य से हमारा ज्योतिष आरंभ है। तो सूर्य की किरण से कोई नहीं बच पाया जी। सूर्य से लेकर के पृथ्वी तक जो किरण, लगभग 7 मिनट का टाइम लगता है। हाँ। तो जो समय है, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो ज्योतिष ही प्रकाश है। अच्छा। क्योंकि सूर्य प्रकाश है। हाँ। और हमारा आदित्य जो ग्रह है, सूर्य है, प्रथम ग्रह है, सूर्य ग्रह है। और सूर्य से ही ज्योतिष की गणना प्रारंभ है। ओके। तो सूर्य को देखना है, चंद्रमा को देखना है, राहु को देखना है, केतु को, हर ग्रह को, क्योंकि 12 ग्रह हैं और 12 ग्रहों में 9 ग्रह बैठे हैं। हाँ। अब 9 ग्रह हमारे जीवन में हर व्यक्ति को, लोग कहते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कैसे, इतने सारे लोग हैं, अरबों लोग हैं, राशि तो 12 ही हैं, ग्रह तो 9 ही हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा प्रियंका जी कि जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, कोई भी हो, ओके। कुंडली बिच्छू की भी बनेगी, गोमाता की भी बनेगी, सर्प की भी बनेगी, मूसे की भी बनेगी, मनुष्य की भी बनेगी, नर की भी बनेगी, नारी की भी बनेगी, किन्नर की भी बनेगी, पक्षी की भी बनेगी, वृक्ष की भी बनेगी। ओके। कुंडली सबकी बन सकती है। और सर, ऐसे मैंने सुना भारत की कुंडली, विश्व की कुंडली, ये भी? कारण क्या है कि आपका जो हमारे यहाँ पर ज्योतिष को जानने का विषय,
क्योंकि हमारे यहाँ ये जो ज्योतिष शास्त्र है ये ऋषि परंपरा से मिला है। अच्छा। इसमें गणना के साथ में तप रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो पूर्वाचार्य हैं, हमारे जो आचार्यों ने जिस तरीके से इन ग्रंथों को लिखा, तो ज्योतिष एक जीवंत ग्रंथ है। अब ज्योतिष कैसा जीवंत ग्रंथ है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी ने 2008 से लेकर के और 24 तक का जो टाइम निकला है, इसमें सारी भविष्यवाणियां राजनीतिक भी की हैं, व्यापारिक भी की हैं, जी। तो सारी प्रैक्टिकल निकली है। अब हम ये जाने, कई लोग कहते हैं कि महाराज आप ज्योतिषी हैं, आप अपना ही करके देख लीजिए। जी। कई बार ऐसा होता है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि मैं बहुत साधारण परिवार का व्यक्ति हूं। मैंने भी अपने जीवन में कुंडली को बनाया है। मैंने भी अपने जीवन में मेरी खुद की कुंडली को देखा है, और मैंने अपनी कुंडली को देख करके उन लोगों की कुंडलियों को सुधारा है जो स्वयं आर्थिक स्थिति में बहुत मजबूत नहीं थे। तो ये मेरा प्रभाव हुआ, मेरी स्टडी का प्रभाव हुआ, या मेरे इष्ट का प्रभाव हुआ। ऑल ओवर है ज्योतिष ही। तो ज्योतिष जो ग्रंथ है वो जीवंत ग्रंथ है, वो प्रैक्टिकल ग्रंथ है, हमें तुरंत प्रभाव देने वाला ग्रंथ है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर एस्ट्रोलॉजर के पास जब जाएगा और उससे रेमेडीज करेगा तो निश्चित उसका जीवन भी बदलेगा, उसका वर्तमान भी बदलेगा, उसका भविष्य भी बदलेगा। ओके। तो सर, जैसे आपने बताया 9 ग्रह होते हैं। अब 9 के 9 ग्रह तो एक समय पे अच्छी चाल नहीं चल सकते। जैसे कभी कोई गोचर हो रहा है तो कभी पिछले घर में आकर के रुक रहा है, कभी वो आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी ग्रह हम सोचे कि अभी चलो मेरा चंद्रमा स्ट्रांग हो रखा है आज की डेट में, बट मेरे अदर ग्रह भी खराब हैं, तो ये हमेशा कुछ ना कुछ तो खराब रहेगा ही। तो ऐसे में हमको कैसे एक स्ट्रांग ग्रह हमारे लिए काम कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि जन्म लग्न जो कुंडली है उसमें चंद्रमा 2.5 दिन में बदलता है जी। इसके अलावा ग्रहों की दशाएं होती हैं। सारे ग्रह ना किसी के खराब होते हैं और सारे ग्रह ना ही किसी के ठीक होते हैं। एक व्यक्ति के जीवन में एक ग्रह की दशा चलती है। अब उसमें उस दशा का बदलना, शनि कितने वर्ष रहेगा, राहु कितने वर्ष रहेगा, केतु कितने वर्ष रहेगा, गुरु कितने वर्ष रहेगा, उसमें किस ग्रह की दृष्टि है, किसकी कुदृष्टि है, कौन राशि स्वामी है हमारा, उसके अनुसार हमें देखना है। इसमें उलझन का कोई वो नहीं है। ये बहुत सॉफ्ट है, बहुत प्रैक्टिकल है। ग्रहों को मनाना या ग्रहों को बदलना आपकी विद्या पर निर्भर है। अच्छा। जरूरी नहीं है कि हम 1 करोड़ रुपए खर्चा करके ही हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन लेकर के आए। हम 25 पैसे की अगरबत्ती को अगर विधि के अनुसार, टाइम के अनुसार जी। और उस लग्न में यदि लगा देंगे तो वो एक अगरबत्ती 1 करोड़ रुपए का काम करेगी। कई बार हम देखते हैं ना, लोगों की लॉटरी लग गई। हाँ। तो ज्योतिषी लॉटरी कैसे लगाते हैं? ऐसे ही लगाते हैं। अच्छा। क्योंकि वो एक मजे हुए एस्ट्रोलॉजर होते हैं, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर होते हैं। वो उस समय देख लेते हैं कि इनका राहु अगर खराब है तो केवल एक कचौरी इनको लेके और खिला देनी है काले कुत्ते को, लेकिन उसका समय क्या हो, ओके। उसकी ग्रह स्थिति क्या कह रही है। अगर इस स्थिति को जब हम जानेंगे और प्रॉपरली किसी अच्छे ज्योतिषी से जब हम मिलके कंसल्ट करेंगे तो अमूलचूल परिवर्तन ज्योतिष से होते हैं। आचार्य जी, जैसे ये हम अखबार में भी पढ़ते आए हैं, पहले ये राशिफल है, फिर उसके बाद में अब हमको फोन में मिल जाता है, राशिफल आ रहा है डेली। तो ये राशिफल सबके हिसाब से है या इस राशिफल को हमें पढ़ना भी चाहिए या नहीं? देखिए, वैसे तो हर व्यक्ति की कुंडली अलग होती है। राशिफल एक कॉमन फलादेश है जो ग्रह काल चक्र आज के सूर्योदय के अनुसार उन 9 ग्रहों के और 12 राशि वाले जो लोग हैं उनके अकॉर्डिंग आता है। और वो हर व्यक्ति, हर राशि का व्यक्ति, आज प्रियंका की कन्या राशि अखबार में अगर आ गई तो प्रियंका जी ने भी पढ़ी और पवन जी ने भी पढ़ी और पुरुषोत्तम जी ने पढ़ी और प्रियांशी ने भी पढ़ी। जी। राशि कन्या ही है जी। तो उसका बहुत कोई परिवर्तन करने वाला विषय नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूज ही कर देती हैं ये चीजें। मैं तो इस चीज के बहुत खिलाफ हूँ प्रियंका जी। तो आप क्या राय देंगे, दूर रहना चाहिए इससे? मेरे हिसाब से बिल्कुल, क्योंकि आपको स्ट्रेस जो भी चीज दे हाँ। उससे हमेशा दूर रहना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो हम अखबार में पढ़ रहे होते हैं, एआई के द्वारा हम लोग जो सुन रहे होते हैं, तो देखिए क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल ही ठीक लगती हैं। जी। एआई के द्वारा आप कोई चीज करेंगे या अखबार के द्वारा किसी चीज को आप जानेंगे तो फिर यूनिवर्सिटियों को बंद कर देना चाहिए, है ना, फिर वाटर पार्कों को बंद कर देना चाहिए, फिर बिस्लरी की बोतलों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि स्मरण करके पानी नहीं पिया जा सकता ना। ऐसे ही जो ग्रह हैं, जो कालचक्र है, जो हो रहा है, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक परिवर्तन चाहता है, उसके माता पिता का भाग्य है, उसका भाग्य है, उसके दादाजी का भाग्य है। हमारे भारतवर्ष में 7 पीढ़ी का ब्यौरा रहता है। हाँ। 7 जन्मों का हमारे यहाँ विधान है ना। डेस्टिनी भी अपने आप में, कार्मिक अकाउंट्स के बारे में चीजों को जानना। तो आप किसी सभ्य, प्रैक्टिकल, ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर के यहाँ जाएं
वहां जाके आप बड़ी विनम्रता के साथ में आप उनसे पूछें। जिस प्रकार से हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और जब हम पढ़ रहे होते हैं तो जैसे ही हमारे प्रैक्टिकल आते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं, क्योंकि अब हमें प्रैक्टिकल करना है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर होता है। हाँ। ऐसे ही जब हम ज्योतिष में जाएं तो ज्योतिष में अखबार में पढ़ लेना या सोशलाइज चीज़ों को देख लेना वो उतनी प्रैक्टिकल नहीं होती है, क्योंकि ये आध्यात्मिक है, साधना का विषय है। और साधना ऑनलाइन नहीं होती है, उसके लिए आदमी को खुद को करना होता है। तो साधना की चीज को समझने के लिए किसी साधक के पास आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर ट्रांसप्लांट व्यवस्था जो है, किडनी, हार्ट, लीवर के डॉक्टर्स जो होते हैं ट्रांसप्लांट करते हैं बॉडी का, ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी ग्रह, स्टार, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का ट्रांसप्लांट होता है जी। हार्ट, किडनी, लीवर को हमारे जो ऋषि थे, ऋषि परंपरा से तो आयु को ट्रांसप्लांट कर देते थे, ट्रांसलेट संकल्प के माध्यम से वो अपनी आयु एक दूसरे को प्रदान कर देते थे। अच्छा, ये विधा हमारे यहाँ थी। ओके। आयु से आपने जैसे बोला आयु ट्रांसफर कर देते, तो जैसे जो मंत्र की मैंने अगर कोई मंत्र किया है तो वो भी मैं दूसरे को दे सकती हूँ? हाँ, यही साधना का विषय है। हम देते ही मंत्र है। अच्छा, हम देते ही हमारी पॉजिटिविटी है। ओके। एक कोई व्यक्ति किसी आचार्य के पास जाएगा, किसी गुरु के पास में जाएगा, किसी डॉक्टर के पास में जाएगा, अगर डॉक्टर ने उसको पेशेंट को सामने देखा और कहा कि आप 5 मिनट में मरने वाले हैं, तो वो 25 मिनट में मरने वाला व्यक्ति भी 2 मिनट में मर जाएगा। अच्छा। क्योंकि उसकी जो पॉजिटिविटी है, उसकी जो ब्रेन की जो चीजें ऑब्जर्व उस बात को कर रही हैं, क्योंकि वहां उस समय डॉक्टर का ऑरा प्रभावी है। डॉक्टर का ऑरा इतना प्रभावी है उस पेशेंट के ऊपर कि अब मेरे सर्वस्व यही है। अगर उन्होंने कह दिया ना कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ, देन आप ठीक हो जाओगे, तो फिर वो उसके अंदर पॉजिटिविटी का संचार हो गया। उसने क्या डेडिकेट किया, दवाई तो नहीं खाई ना, उसने अपना केवल उसने अपनी पॉजिटिविटी ट्रांसलेट की। ऐसे ही जब किसी आचार्य के पास जाएंगे तो उसका जो ऑरा है, उसका जो जप है, उसका जो मंत्र है, उसकी जो साधना है, वो साधना डेडिकेट। तो सर अभी बिल्कुल एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में सुनीता आहूजा, गोविंदा जी की वाइफ, ने बोला कि 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं एस्ट्रोलॉजर, खुद से करो ना, ये करो वो करो। तो इस तरीके के अगर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो उस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको प्रियंका जी, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये कटु सत्य है कि कई बार यह भी चंद्रमा का प्रभाव है। अच्छा, वाणी को दूषित ही चंद्रमा आपका डिस्टर्ब हुआ या राहु केतु का कोई गोचर भाव आपका बिगड़ा, तो आप वाणी दूषित हो जाएगी आपकी। उन्होंने जब वो बोला, क्योंकि क्रोध भी हमारा चंद्रमा हमें देगा कई बार, क्रोधा भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति भ्रमा, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा हुआ है। तो क्रोध अधिक हो जाना, वाणी का दूषित हो जाना, अपराध, ये सब कुछ ज्योतिष में समाहित है। कौन किसको कुदृष्टि से देखेगा, कौन किसको समदृष्टि से देखेगा, कौन किसके लिए आदर, आभार और सम्मान की भाषा का प्रयोग करेगा, और कौन किसके लिए दुर्वचनों का प्रयोग करेगा। तो आप आज तक तो गोविंदा जी की पत्नी ने इस तरीके का वक्तव्य नहीं दिया। तो ये उनकी अन्न का प्रभाव, उनके मन का प्रभाव, उनके जल का प्रभाव जी। उस समय किस औरा में उन्होंने किसका जल ग्रहण किया, क्या अन्न ग्रहण किया, और उनकी मति कुमति में बदल गई। और कोई करे अपराध, कोई पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग जी। तो कहा पत्नी ने, और गोविंदा जी ने माफी मांगी है। जी जी, मैं यही बोलने वाली तो उन्होंने माफी इसलिए ही मांगी कि वो जानते थे कि ये इस काल खंड में, क्योंकि सूर्योदय से और सूर्य अस्त तक जी, चंद्रमा और सूर्य से ही हमारी ज्योतिष की गणना है। लेकिन जो प्रायश्चित है, जो अपराध कर चुके हैं, वो वापस तो नहीं आएगा, क्योंकि ईगोइस्टिक लोग हैं ना जी। पर आचार्य जी, जैसे आपने भी बताया कि आपने तप किया, साधना की, सिद्धि करी, उसके हिसाब से आप उनके लिए, अगर उनके यहाँ कोई पंडित पूजा भी कर रहा है तो वो उसका तप है, वो ऐसे ही तो नहीं करा। तो जैसे उनका कहना है कि वो अपना खुद का 2-2 लाख रुपए ले जाते हैं, तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रही हूँ, आपकी बात से मुझे जो समझ में आया है कि आपने अपनी पूजा साधना उस चीज में डाली है। देखिए, वो उनका जो वक्तव्य है वो निंदनीय है, और निंदनीय है इस तरीके के वक्तव्य की मैं घोर निंदा करता हूँ, चाहे वो कोई भी हो जी। वो एक सेलिब्रिटी का कोई बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। हमारे धर्मशास्त्रों में, हमारे ज्योतिष में किसी सेलिब्रिटी का बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। फर्क इतना है कि उन्होंने मदान्ध होकर के, धन के मद में आकर के, ज्ञान के मद में आकर के, ऐश्वर्य के मद में आकर के, सौंदर्य के मद में आकर के, मद भी अलग अनंत तरीके के होते हैं। तो उन्होंने जो बोला वो मंद बुद्धि वाली बात बोली उन्होंने,
और इस बात की तो मैं बिल्कुल निंदा करूंगा और ऐसे बोलने वालों के प्रति, क्योंकि ये हमारे सनातन का सत्यानाश करने वाले लोग हैं। जी। इसमें ये हमारे सनातन के सत्यानाश करने वाले लोग हैं। गोविंदा जी की पत्नी ने जो बोला, वैसे मेरे तो चाहूंगा कि उनको माफी मांगनी चाहिए इस विषय पर कि उन्होंने किसी आचार्य के लिए बोला, जी। एक आचार्य का अपमान किया उनके घर पे जो आने वाले थे। फिर वो कह रहे थे लोग जानते नहीं है, पढ़ते नहीं है। तो मैं आपको निवेदन करूंगा कि ब्राह्मण या ज्योतिष, कर्मकांडी कोई भी है, वो व्यक्ति अपना 100% कार्य करता है और अपने द्वारा जो कार्य करता है। अगर गोविंदा जी की पत्नी ये कह रही है कि वो राजा, ब्राह्मण तो राजा ही तो था। जी। वशिष्ठ जी राम जी के गुरु थे, तो राम के पिताजी के गुरु, राम जी के पिताजी के गुरु, राम जी के दादाजी के गुरु, कृष्ण के पिताजी के गुरु, दादाजी के गुरु, ऑल ओवर सर्वदेवमयम जगत मंत्राधीना जगत सर्वम। तो सारे मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण के। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो ब्राह्मण तो पृथ्वी के देवता है ना। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बोला वो एक तो जातिगत बोला, हाँ, क्योंकि ज्योतिष की कोई जाति नहीं है, नहीं होती। ज्योतिष का कोई मजहब नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है। जी। ज्योतिष एक गणना है, एक विज्ञान है, एक साइंस है, उसे कोई भी पढ़ेगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने ये जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ये लोग अपना क्यों नहीं बदल लेते हैं। तो मैं उनको चैलेंज के साथ कहता हूं कि वो अपने द्वारा गोविंदा पैदा करके बता दें। हाँ। जी। क्या वो चाह सकती हैं कि वो अपने परिवार में इस तरीके का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके परिवार, घर परिवार, रिश्तेदार में कोई पैदा करा दें? या फिर वो स्वयं जैसी हैं ऐसा ही किसी को बना दे? क्या पैसे से बना सकती हैं? क्या अप्रोच से बना सकती हैं? क्या पावर से बना सकती हैं? नहीं बना सकती। लेकिन पंडित ज्योतिषी बना सकता है, ज्योतिषी बदल सकता है। सर, जैसे आपने ये बताया कि ज्योतिषी बदल सकते हैं, ये है, और ज्योतिष में बहुत कुछ संभव है। तो जिस तरीके से अभी AI के थ्रू अलग अलग तरीके की ऐप आ रही है, ये सब चीज़ें चल रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, फ्यूचर जो है हमारा AI वाला रहेगा या जो हमारा मंत्र सिद्धि है और AI, इन दोनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है? देखिए, हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ जा रहे हैं। हमारा ज्योतिष को मॉड्यूलाइज किया जा रहा है। कुछ नहीं होगा उससे, धोखा होगा, चीटिंग होगी, विश्वासघात होगा। फर्जी ज्योतिषियों से बचें। किस गुरु के यहाँ पढ़े हैं, क्या उनकी डिग्री है? एक क्वेश्चन था कि हम कैसे जाने कि ज्योतिषी कैसा है। तो जैसे हम किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाना चाहते हैं, किसी झोला छाप गली में दवाई बेचने वाले की दवाई नहीं खाते हैं, जेनेरिक दवाई नहीं खाते हैं, एक्सपायरी होने वाली दवाइयाँ नहीं खाते हैं। कितने लोग हैं जो देखते नहीं है कि इसकी वैलिडिटी कब खत्म हो रही है। हाँ। देखते हैं। तो देख लीजिए एस्ट्रोलॉजर की वैलिडिटी कितनी है, देख लीजिए कि एस्ट्रोलॉजर का ग्रेजुएशन उसने कहाँ से किया है, उसका एजुकेशन कहाँ का है, अपने सब्जेक्ट में उसकी पारंगतता क्या है, कहीं वो व्यभिचारी तो नहीं है, कहीं वो दुराचारी तो नहीं है। अगर ड्रिंक करने वाला भयंकर नशे में कोई दारूबाज डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा, मार देगा पेशेंट को। हाँ। तो वहां भी हम सावधान होते हैं। और जो आज हमारी स्थिति में DL ड्राइविंग लाइसेंस जो मिल रहा है, थोक के भाव बढ़ता है, तो जब वही लोग एक्सीडेंट ज्यादा करते हैं। तो ऐसे ही जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे ज्योतिषी हैं, जो पढ़े लिखे हैं जी, अच्छे का मतलब है वो साधक हैं, अच्छे से मतलब है कि वो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानते हैं, वास्तु के बारे में जानते हैं, उनसे आप सलाह लें। और उसके लिए आपको जाना होगा। अब ऑनलाइन तो आपके साथ अपराधी होगा। ऑनलाइन अगर आप खोजोगे कि कितना अच्छा फेस आ रहा है महाराज जी का, या उन्होंने कितनी अंगूठियां पहन रखी हैं, या उनकी वाणी क्या है, उनका आचरण क्या है, कैरेक्टर हैज गॉन, एवरीथिंग हैज गॉन। क्योंकि ज्योतिष में तो व्यक्ति एक कैरेक्टर ही देगा ना, अपना चरित्र ही देगा, डेडिकेट करेगा अपनी साधना को, ग्रहों के बारे में बताएगा, कोई प्रयोग बताएगा। किसी डॉक्टर के पास जाकर के आप ये रेमेडीज ले सकते हैं कि आपका घुटना खराब हो गया, अच्छा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर आपको ये सलाह दे सकता है, लेकिन सर्जन ही उसका ऑपरेशन करेगा जी। आप उस डॉक्टर के पास जाइए, ज्योतिषी आपको मार्गदर्शन प्रदान करेगा, उतना ही विद्वान कर्मकांडी आपका सॉल्यूशन करेगा। आचार्य जी, कोविड के बाद में हमने वैश्विक स्तर पे बहुत तरीके की त्रासदियां देखी है, तो आने वाले समय में 2026 में हमको किस तरीके की चीजें देखने को मिलने वाली है? देखिए, कालांतर से ही हर युग में त्रासदी होती है, हर युग में बाधाएं आती हैं। कोविड के बाद में, और कोविड से ही मान ले, क्योंकि 100 वर्ष पहले कोविड
अभी तो कोविड आया है, इससे भी 100 वर्ष पहले कुछ महामारियां आई थी, वैश्विक स्तर पे समस्याएं उत्पन्न हुई थी। इसके पीछे कारण क्या है? पाप का बढ़ जाना, अधर्म का बढ़ जाना। ज्योतिष में लोगों की ग्रह गणना जो है उसमें एक ही ग्रह के ग्राह्य लोगों का बहुत ज्यादा जन्म हो जाना, चांडाल प्रवृत्ति के लोगों का जन्म हो जाना। तो जो म्लेच्छ किस्म के लोग हैं, जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो व्यभिचारी किस्म के लोग हैं, इस तरीके के लोगों के अपराध से, क्योंकि देखिए डेस्टिनी आपसे और प्रारब्ध आपसे लेगा, टेट फॉर टेट। आप जिसको जो देंगे वो आपको मिलेगा, प्रकृति को आप जो देंगे प्रकृति आपको वो देगी। तो आप देखिए कि 2002 के बाद में स्थितियां बड़ी विपरीत हुई हैं। पहले लोग ग्रामीण अंचल में रहते थे, सामूहिक फैमिलियां रहती थी, परिवार में कम्युनिटी के साथ लोग रहते थे, सब कुछ धीरे धीरे चेंज होता चला गया। 2020 के बाद में जैसे कोविड आया और कोविड में जो भी वैक्सीनेशन हुआ या जो भी स्थितियां होती जा रही हैं, तो समय तो बड़ा विपरीत रहा और अब 2025 तक यही स्थिति चली आ रही है कोविड के बाद में। और हर समय में कोई ना कोई एक नई बीमारी, नया एक वेरिएंट उत्पन्न होता है और वो हमारे जीवन में समस्या खड़ी कर देता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि पृथ्वी और प्रकृति दोनों अपना बैलेंस करती विश्व स्तर पे। अभी तो आने वाले समय में कई देश जलमग्न होंगे। अच्छा। युद्ध स्थिति, क्योंकि आप देखिए समुद्र के साथ छेड़छाड़ है, नदियों के साथ छेड़छाड़ है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ छेड़छाड़ है। मानवीयता पर जब जब कुठाराघात हुआ है, मनुष्य मनुष्य नहीं रहेगा तो यही होगा। प्रकृति अपना बैलेंस करेगी। लगभग 8 अरब से ऊपर लोग वर्ल्ड में रहते हैं, जिसमें से 140 करोड़ भारत के अंदर प्रवास करते हैं। तो कितने से मनुष्य हैं? मानवता खत्म होती जा रही है। ऐसी स्थिति में ये हमारे जो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, तारामंडल, आकाशमंडल, वायुमंडल, भू भुव स्वः महा जन तप सत्य लोक है ना, तो 14 भुवन, 7 लोक, 7 लोक पृथ्वी से ऊपर, 7 लोक पृथ्वी के अंदर, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। तो पृथ्वी से पाताल तक और पृथ्वी से सत्यलोक तक जी की जो यात्रा है, इसमें भी ग्रह काम करते हैं, इसमें भी ज्योतिष काम करती है। समुद्र के अंदर ज्वार भाटा कैसे आएगा, कब आएगा, ग्रहण कब पड़ेगा, पृथ्वी पर ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, लोगों की अकाल मृत्यु कब होगी, आकाश मार्ग में लोग कैसे मरेंगे, पृथ्वी मार्ग पे लोग कैसे मरेंगे, वायु मार्ग में लोग कैसे मरेंगे, जल मार्ग से लोग कैसे मरेंगे। ये सब क्योंकि हमारे सनातन, हमारे भारत में तो काल के ग्रास है व्यक्ति। हमारे यहाँ तो जन्म मृत्यु की परंपरा है, हमारे यहाँ तो पुनर्जन्म की व्यवस्था है। तो ऐसी स्थिति में ये जो घटनाएं घट रही हैं, ये वैश्विक स्तर पर आने वाला समय ठीक नहीं है, बहुत विपरीत समय आने वाला है। किस तरीके की घटनाएं हमें ज्यादा देखने को मिल सकती हैं? देखिए अभी 2025 में ही आप देख रही हैं, जनवरी से ही किस तरह से त्रासदियां हो रही हैं। जब जहां जहां युद्ध प्रारंभ हो रहे हैं, जल्दी से वो खत्म होने की स्थिति पर नहीं है। हर व्यक्ति आग उगल रहा है, कैरेक्टर से, वाणी से और दृष्टि से। कभी अमेरिका कहता है कि मैं ये कर दूंगा, कभी चाइना कहता है मैं ये कर दूंगा। तो ये जो धमकियां चल रही हैं, ये जो ड्रोन से जो युद्ध चालू हो रहे हैं, जो आजकल जिस तरीके से एक विघटन उत्पन्न हो रहा है, देशों में टकराव हो रहा है, तो 2, 4, 5, 10, 15 देश एक दूसरे के आमने सामने होने लगेंगे और ये सब त्रासदी का मतलब है प्रकृति अपना बैलेंस करेगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सावधान रहना होगा कि आने वाले समय में आप आर्थिक स्थिति से जूझेंगे, आने वाले समय में आप शारीरिक कष्टों से जूझेंगे, क्योंकि हम मनुष्य नहीं रहे, हम वन्य जीवों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम हमारे पर्यावरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम हमारे ग्रंथों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम केवल एक मॉडर्न होते जा रहे हैं। क्या होता है मॉडर्न होने से? तो क्या हम ये इस तरह कलयुग की ओर बढ़ रहे हैं? कलयुग तो चल ही रहा है और कलयुग भी जब अपना बैलेंस करेगा, 4,32,000 वर्ष की आयु कलयुग की है। 4,32,000 वर्ष की आयु में से लगभग
5280 वर्ष अभी निकले हैं ओके कलयुग के। जी। तो 4,32,000 वर्ष हमें चलना है, तो पाप तो बढ़ेगा। लेकिन अब ये प्रिडिक्शन केवल भारत के लिए तो संभव है, जी। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन की परंपरा है, हाँ। हमारे यहाँ वेदों की परंपरा है। अभी मेरे एक क्लाइंट आए थे यूके से, बिफोर 60 ईयर 60 वर्ष से वो लोग यूके में रहते हैं, और वो साधना करते, वो वेद पर बात करते हैं, वो साम वेद पर चर्चा कर रहे थे। अभी किसी एक मैरिज में आए थे वो, और आप यकीन मानेंगे कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो है, भारत में जो है, इस चीज के लिए सारे और विदेशी लोग हैं वो तरसते हैं। क्योंकि हम जिस भारत भूमि में रहते हैं वहां पर मात्रवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडिता। हमारे यहाँ दृष्टि का एक अलग प्रभाव है, हमारे यहाँ भावनात्मक दृष्टि से चीज़ों को देखा जाता है, हमारे यहाँ उपासना की जाती है, हमारे यहाँ पृथ्वी को भी माँ का दर्जा दिया जाता है, हमारे यहाँ नदियों को भी पूजा जाता है, हमारे यहाँ कुत्ते को भी भगवान कहा जाता है जी। काल भैरव का हम उनका, तो हम जिस परंपरा में हैं, अब क्योंकि हम लोग जगत गुरु हैं जी, भारत विश्व गुरु है, सोने की चिड़िया है, तो किसी व्यक्ति को सोना कमाना है या देश को सोने की चिड़िया बनाना है, या हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन हमें लेके आने हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से, तो फिर ज्योतिष से जुड़ना होगा, वेद से जुड़ना होगा। ये वैश्विक स्तर की बात हमने करी। 2025 में भारत ने बहुत सी चीजें देखी है, तो मंगल का गोचर ये क्या, किस तरीके से ये इफेक्ट कर रहा है इस चीज को? देखिए, जब 2025 प्रारंभ हुआ उस समय से ही हमारे ज्योतिषियों ने इन चीजों को पंचांग में ये सब लिख चुके होते हैं। पंचांग जो निर्माता है, 100 वर्ष का हमारे यहाँ जो पंचांग है, अमेरिका का नासा जहाँ रिसर्च कर रहा होता है वो हमारे पंचांग का पैवी नहीं जानता है। तो हमारे पंचांगकारों ने, पंचांगकर्ताओं ने उन चीजों को लिखा कि वैश्विक स्तर पर मंगल क्या करेगा, आगजनी कहाँ होगी, हवा मार्ग वायु मार्ग से प्लेन क्रैश कैसे होंगे, ये दुर्घटनाएं एक्सीडेंटल स्थितियां कैसे होंगी, ग्रह युद्ध होते हैं, ग्रह युद्ध कैसे होंगे, आपस में लोगों के तालमेल कैसे बिगड़ेंगे। तो ये हमें देखने को मिला भारत के अंदर। देखिए, अचानक से वायु मार्ग से फ्लाइट्स जो हैं, सारी फ्लाइट्सों में किसी में आग लग रही है, कोई उड़ती हुई, कोई लैंडिंग नहीं कर पा रही है, कई बार प्लेन क्रैश हुए, और भारत में नहीं, संपूर्ण विश्व में कई देशों में आपको ये घटनाएं मिली देखने को। ऐसे ही कई देशों में इस तरीके के तनाव बढ़ते हुए अपन को मिले, एक दूसरे को धमकाने के वक्तव्य लोगों के, देशों के दूतावासों से आने लगे। इसके पीछे बड़ा कारण यही है कि ग्रह मंडल, सूर्य की व्यवस्था, चंद्र की स्थिति, समय की स्थिति बदल रही है। जब ये बदलेगी तो परिणाम नेगेटिव जाएंगे। जब कोई क्रूर ग्रह आक्रमण करेगा, अगर कोई क्रूर ग्रह की दशा देश पर होगी या विश्व पर होगी, अगर हमें राज्य के भाव में फैलाएंगे तो राज्य का रिजल्ट देगा, अगर हम डिस्ट्रिक्ट का फैलाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट का देगा, हम देश का फैलाएंगे देश का देगा, हम वर्ल्ड का फैलाएंगे तो पूरे वर्ल्ड का देगा। भारत की कुंडली इस समय क्या कह रही है? भारत की कुंडली पे अपन चर्चा करते हैं अगर, तो भारत की कुंडली कई मामलों में बहुत अच्छी है। भारत मल्टीपल गेन करने की स्थिति में जा रहा है, लेकिन शत्रु भाव प्रबल है। यह भी एक ज्योतिष का ही विषय है। जब मित्र शत्रु भाव को देख रहा हो या शत्रु मित्र भाव को देख रहा हो, अच्छा, तो डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाते हैं, एक तनाव बढ़ जाता है। जैसे अभी मैं उस देश का नाम लेना पसंद नहीं करता हूं क्योंकि मुझे उससे इतनी नफरत है, तो आप सब समझ सकते हैं। होंगे। तो अब ये जो घटना घटी, हाँ। उस घटना का कारण क्या था? एक तनाव, मित्र शत्रु भाव की स्थितियों को बदलना, अनावश्यक के शत्रु उत्पन्न हो जाना। जिस अमेरिका से हमारे बहुत अच्छे संबंध थे, उस अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष का वक्तव्य नेगेटिव भारत के प्रति होना, जबकि नरेंद्र मोदी जी से उनकी मित्रवत व्यवहार, तो मित्र शत्रु भाव में बदल गया। हाँ। जो मोदी जी कहकर के नारे लगाने वाला व्यक्ति है जी, ट्रम्प, अब वो ट्रम्प बन गया। मतलब हाँ। क्यों? कि यही मित्रता शत्रुता भावनात्मक दृष्टि में कौन में हमें ठेस पहुंचाना। तो कौन सा ग्रह किस स्थिति में हमें पॉजिटिविटी देगा, कौन सा ग्रह हमें नेगेटिविटी देगा। तो मित्र भाव में वैश्विक स्तर पर भारत की कुंडली को जब हमने देखा और अमेरिका से उसे कंपैरिजन किया तो चीटिंग भाव में चला गया अमेरिका। ओके। और हमारी कुंडली स्थिर थी, तो मोदी जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया। हाँ। मोदी जी ने अपना विजन क्लियर रखा। जी।
बिल्कुल। तो हम स्थिर में रहे और कुछ ही समय बाद में पता चला कि सारे उनका वक्तव्य जो था पूरा झूठा था। तो वैश्विक स्तर पर जब हम ज्योतिष की गणना देखते हैं या भारत के भविष्य की हम बात करते हैं, तो भारत का भविष्य कई मामलों में बहुत अच्छा है, लेकिन शत्रु भाव भारत का आने वाले समय में लगातार बढ़ता जाएगा। तो हमें हमारे देश को, हमारे राष्ट्र की आंतरिक स्थिति पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो आने वाला टाइम है वो कहीं ना कहीं हमें गृह युद्ध की तरफ धकेल रहा है। हमारे भारत की कुंडली में वर्तमान समय जो है वो, मैं एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आपको कि आने वाले समय में जो हमें देखने को मिलेगा 2026 से लेकर के और 29 के बीच में, ये 3 ईयर का जो टाइम होगा, इसमें आपसी तालमेल हमारा बिगड़ेगा। राजनीतिक बड़े बड़े स्थितियां चेंज होने की स्थिति पर रहेंगी, तो हम एक दूसरे के दुश्मन भाव में चले जाएंगे। तो हमें और हमारे शत्रुओं से तो लड़ना ही है, उनसे तो अपनी रक्षा करनी है, लेकिन हमें ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि हमारे देश के लिए आंतरिक मामलों में आने वाला समय बिल्कुल ठीक नहीं है। आचार्य जी, 2026 की भविष्यवाणी कर सकते हैं? 2025 से भी भयानक 2026 होने वाला है। देखिए, अगर हम 2025 की ही बात करते हैं कि 2025 तो भया पे चल ही रहा है जी, और अभी 1.5 महीना शेष है लगभग, तो 2025 में हमें बहुत सारी चीजें उथल पुथल देखने को मिली है। और 2026 के बारे में अपन देखें तो 2026 में जो आने वाला समय है, क्योंकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार हमारा जो न्यू ईयर है वो अप्रैल में आता है, मार्च के बाद में ही आता है नया पंचांग। तो जनवरी फरवरी तक तो हमारा 2025 जैसा ही ग्रह योग रहेगा। हमारी जो स्थितियां चेंज होंगी वो 2026 में अप्रैल से होंगी, नया पंचांग आएगा चैत्र मास से, तो तभी से हमारा प्रेडिक्शन चालू होगा। तो जब मार्च अप्रैल से लेकर के चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के जब हमारा नया पंचांग चालू होगा, तो 2026 का भी जो समय है उसमें 3 चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। उसमें वैश्विक स्तर पर भारत से दुश्मनी का बढ़ना, दूसरा हमारे आपसी तालमेल बिगड़ना, और बाहर के जो लोग हैं, जो देश हैं, चाहे चीन है, उसकी दृष्टि का बदलना, पाकिस्तान की तरफ से कुछ हरकतें बढ़ना, और हमारे भारत में रहने वाले जिनको हम कह सकते हैं जो हमारे यहीं का खाते पीते हैं या हमारे यहीं सब कुछ अपना करते हैं, उन लोगों से भी सावधान रहना होगा। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि दिल्ली की जो घटना हुई है, तो ये कोई विदेशी व्यक्ति नहीं आया है यहाँ पर, तो हमें 2026 में आंतरिक शत्रुओं से सावधान रहने की अति आवश्यकता है। आने वाले 2026 में वर्ष में हमें बाहर से ज्यादा अधिक तनाव हमारे अंदर रहने वाले जो घुसपैठी हैं, जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं, उनसे सावधान रहना होगा। तो ऐसी स्थिति में 2026 जो वर्ष रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि ये तो हुआ हमारा ग्रह स्थिति, हमारे देश की स्थिति। इसके साथ में हमारे भारत के अंदर पर्यावरण की जो स्थिति है, कई बार अतिवृष्टि होना, अनावृष्टि होना, ओलावृष्टि होना, भूस्खलन होना। आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो बाढ़ से लोगों को बाधा उत्पन्न हो जाती है। कई बार हम देखते हैं बहुत ज़्यादा शीत हो जाता है, शीत, बात, पित्त, कफ का बढ़ना। तो आने वाले समय में मैं अगर आपको बहुत क्लियर बोलूं तो 2006 ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए आज से ही 2029 और 2032 तक का पूरा समय बिल्कुल विपरीत है, पूरा समय बिल्कुल खराब है। ये शास्त्रोक्त विधि से है, ये डराने की बात नहीं है, लेकिन आने वाला समय है वो राजनीतिक स्थिति से भी विपरीत समय जाएगा, और त्रासदियों में भी अनावश्यक लोगों का एक्सीडेंटल मृत्यु होना, प्लेन क्रैश होना, जहाज, क्योंकि अब समुद्र मार्ग 2026 में हमें डिस्टर्ब करेगा, तो हमें जहाज़ों पर भी सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा हमें जो उत्तराखंड की त्रासदी अभी हमने देखी है, बिहार में हमने जिस तरीके की चीज़ों को देखा है, कई बार हमने और भी बहुत सारी समस्याओं का, बीमारियों में महामारियों का हमने सामना किया है। तो महामारी का तो कोई इस तरीके का योग नहीं बन रहा है, लेकिन एक तनावपूर्वक जीवन भारत को देखने को मिलेगा। और इसके साथ में विशेषतः
3 चीजें निकल करके आएंगी। हमारी ट्रेन्स का एक्सीडेंट पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लोहे के लिए लोहे मार्ग जो है, लोहपथगामिनी जो ट्रेन है। दूसरा, हमें हमारे जल के अंदर जो चलने वाले हमारी पनडुब्बी हैं या जो जहाज माल क्रय विक्रय का, और एक आर्थिक स्थिति में क्राइसिस आने का चांस है, क्योंकि हमारा अर्थभाव जो है, आर्थिक शास्त्र को, अर्थशास्त्र को हमारे को संभालना होगा, क्योंकि 2026 में जून के बाद में इस तरीके की स्थितियां उत्पन्न होंगी कि हमारी जो करेंसी है उसको डाउन होने का चांस दिख रहा है। सर, सोना कितना महंगा हो जाएगा? सोना तो बढ़ ही रहा है, और क्योंकि अभी तक हम प्रॉपरली हमारी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जब ग्रह बदलता है, गुरु की स्थिति से जब हम देखेंगे, चंद्रमा से हम देखेंगे, या हम शनि से देखेंगे, वैश्विक स्तर पर अर्निंग को जब हम देखते हैं, ऐसी स्थिति में भारत अभी सफ़र कर रहा है, हमारी जीडीपी सफ़र कर रही है। तो हमें उद्योग जगत पे ध्यान देना होगा, और उद्योग जगत पे ध्यान देने के लिए हमें मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया पे काम करना है। सो इट्स टाइम फॉर क्विक पंचायत नाउ। सर, कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा ड्रामा करता है? देखिए, ड्रामा करने में सबसे ज़्यादा प्रभावी जो ग्रह होता है हमारे जीवन में, वो चंद्रमा होता है, क्योंकि अस्थिर रहता है, तो वो हमें शांत नहीं रहने देता, उछलना कूदना, एक जगह ठहरने नहीं देता। जो ग्रह हमें नहीं ठहरने देता है वो चंद्रमा है, वो ड्रामा कराता है। अचानक से नाम और शोहरत कौन सा ग्रह देता है? शुक्र। शुक्र हमारे जीवन में जब बहुत पॉजिटिविटी पे होता है, तो आकस्मिक धन लाभ से लेकर के अमूलचूल परिवर्तन, लाइफ स्टाइल को बदलना, और हमारे जीवन में अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होना, आकस्मिक लाभ से लेकर के हमारे जीवन में अर्थ को, बहुत लग्जरियस को और ब्यूटीनेस को बढ़ाने में शुक्र हमें ये सारी चीज़ें प्रदान कराता है। कौन सा नक्षत्र एक इंसान को जन्म से लीडर बनाता है? देखिए, जन्म से लीडर तो नक्षत्र, इसमें बहुत बड़ा विषय है ये। तो विशेषतः हमारे 4 नक्षत्र हैं, जैसे पुनर्वसु नक्षत्र है, जैसे पुष्य नक्षत्र है ना। ये 2-3 नक्षत्र जो होते हैं, वो व्यक्ति को नक्षत्र का धनी बना करके अपने जीवन में नहीं होने वाली चीज़ों को भी एकत्रित कर देते हैं, स्वयं हमें ला करके वो प्रदान करा देते हैं। वो नक्षत्र हमारे जीवन को, इसलिए हम उसको कहते हैं ये नक्षत्र का धनी है। तो इसलिए जीवन में व्यक्ति को अपने नक्षत्र को सबसे ज़्यादा प्रबल करना चाहिए। ओके। प्यार और रिश्तों में ग्रहों का असर कितना होता है? प्यार और रिश्तों में ग्रहों का असर, विशेषतः ग्रहों से ही प्यार और ग्रहों से ही नफरत होती है। लाभ हानि, नफरत, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें हमें हमारे ग्रह ही कराते हैं। जब हमारी वाणी दूषित हो जाती है, किसी ग्रह का हमारे ऊपर कोई मार्केस है, या कोई केतु या शनि हमारा बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, तो हमारे अनावश्यक दुश्मन उत्पन्न होते चले जाएंगे। एक गलत फहमी जो आप ज्योतिष के बारे में मिटाना चाहेंगे? मैं सबसे बड़ी गलत फहमी मिटाना चाहूँगा कि जो फर्जी लोग हैं उनसे तो बचें। दूसरा, लोगों में ये भ्रांति है कि ज्योतिषी क्यों नहीं आगे बढ़ सकते, या ज्योतिषी जो लोगों को धन कमाने का रास्ता बताते हैं, वो खुद धन क्यों नहीं कमा लेते। इसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ, और अगर कोई ये चाहता है कि मुझे धनवान बनना है, तो वो मेरे पास आए, मुझसे मिले, मैं उसका जीवन बदल दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर दिस क्विक पंचायती। तो आज बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आज आपने हमारे साथ जुड़ करके ये पंचायती की। थैंक यू सो मच।